हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हिंदी की अगली कड़ी में हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छंद। शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। साथ ही मैं हर वीडियो का पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छंद। तो चलिए हम लोग छंद के बारे में जानते हैं। छंद छंद क्या होता है, छंद के बारे में हम लोग जानते हैं। छंद छद धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? छद धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? छद धातु से। छद धातु जिसका अर्थ होता है खुश करना। छद धातु जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम छंद के प्रवर्तक ऋषि पिंगल के नाम से इसको लिया गया है। छंद का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? छंद का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, यानी कि बंधन युक्त पद की पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। पर हम जानते हैं छंद के अंग के बारे में, तो हम लोग छंद के अंग के बारे में भी जानते हैं। तो छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के 6 अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। दूसरा हमारा होता है पाद, जिसको हम चरण भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है यति, जिसको हम विराम भी कहते हैं। चौथा हमारा होता है गति, जिसको हम लय भी कहते हैं। पांचवा होता है हमारा होता है पहला वर्ण, दूसरा पाद या चरण, यति यानी विराम, गति, लय, और हमारा पांचवा होता है तुक, जिसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है। और 6 हमारा गण होता है। गण तो क्या होते हैं ये सभी, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण, या फिर हम इसको कह सकते हैं मात्रा के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण या मात्रा क्या होता है। जब भी हम लोग मात्राओं की बात करते हैं तो मात्रा 2 प्रकार की होते हैं। एक तो हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर और एक हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। यानी जब भी हम लोग बात करते हैं 2 मात्राओं की बात करते हैं, एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर और एक हमारा होता है दीर्घ स्वर। तो हमारा 2 तरह के स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, और ये हमारा चंद्र बिंदु, इस तरह से। और अगर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, या अंक की मात्रा है। ठीक है। ये सब हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस मात्रा का इस खड़ी लाइन का यूज करते हैं, और अगर दीर्घ स्वर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। खड़ी लाइन का इस्तेमाल हम लोग ह्रस्व स्वर के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं दीर्घ स्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं पाद या चरण। तो हर वर्ड को मिला करके एक चरण तैयार होता है। तो हर पद के अंदर 4 चरण होते हैं, कहीं कहीं पर 6 चरण भी होते हैं। तो ये हमारा हो गया पाद या चरण, और ये हमारा हो गया वर्ण या गति। उसके बाद यति यानी विराम, यानी कि पद जब शुरू होता है या जब अंत करते हैं उसको, तो बीच बीच में कहीं कहीं रुकते हैं हम। तो जहां जहां हम रुकते हैं उसे हम कहते हैं यति या विराम। इसके लिए हम खड़ी पाई का यूज कर सकते हैं, ये कॉमा का यूज कर सकते हैं, और ये 2 बार हम इस तरह से लाइन को यूज करते हैं। एक पद जब चरण खत्म होता है हमारा तो हम 1 लाइन, और अंतिम चरण खत्म होता है तो ये 2 लाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और बीच में कॉमा का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं, जिसको हम अल्प विराम कहते हैं। तो ये हमारी यति है। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में। गति जिसको हम लोग लय भी कहते हैं। जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग गति की अनुभूति होती है। तो उस गति यानी उस लय की अनुभूति को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं गति कहते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कहीं पर किसी
पंक्ति को हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं, कहीं पर बहुत स्लो पढ़ते हैं। तो जहाँ हमें धीरे पढ़ना है, कहाँ हमें तेज पढ़ना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गति या लय कहते हैं। इसके बाद हमारा है तुक। तुक जिसको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। राइमिंग जैसे कि अगर किसी वर्ड या किसी पंक्ति का पहली लाइन और किसी पंक्ति का अंतिम लाइन दोनों में कुछ वर्डों में समानता हो, ठीक है, जैसे लय, विलय और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो एक समान है। तो जहाँ पर वर्डों में कुछ समानता नजर आती है उसे हम कहते हैं तुक, यानी कि इसको हम तुक या राइमिंग वर्ड इंग्लिश में कह सकते हैं। उसके बाद गढ़। अब हम लोग यहाँ वर्ड में पढ़े हैं कि दो तरह के स्वर होते हैं, एक हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर, एक हमारे हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। तो अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जिसको हम गुरु और लघु भी कह सकते हैं, गुरु और लघु भी कह सकते हैं, दो चीजें। तो जब भी हम ह्रस्व स्वर यानी ये वाले गुरु और लघु, यहाँ पे गुरु और लघु दो चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारा गुरु, ये हमारा लघु, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी इनके क्रम को दिखाना होता है किसी भी पद के चरणों में, जब भी हमें दिखाना होता है गुरु और लघु के क्रम को, किसको, गुरु या लघु के क्रम को दिखाना होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, गढ़ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गढ़ यूज करते हैं। गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी 8 गढ़ हैं उनको याद करने की एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनको याद करने का एक ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं। तो गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इनको याद करने का आसान तरीका, या माता, राजभान, सलगा, या माता, राजभान, सलगा। तो इससे आप सारे जितने भी 8 गढ़ हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले या माता, आप पहले लिख दीजिए या माता, या माता। फिर उसके बाद माता रा, ये पूरा लिखिए, माता रा, ये हमारा हो गया। फिर तारा जा, तारा जा, ये लिख दीजिए, तारा जा। फिर राजा भा, राजा भा, ये लिख दीजिए, राजा भा। फिर जा भा ना, यहां पे लिख दीजिए, जा भा ना। फिर भा ना सा, भा ना सा। फिर ना साला, ना सा ला। फिर सा ला गा, सा ला गा। हो गया हमारा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 तरीके के क्या हो गए, 8 तरीके के हमारे ये हमारे गढ़ हो गए। लेकिन इनके नाम किस तरह से जानते हैं, ये तो हमारे इस तरह से हो गए पहचानने के तरीके हैं, लेकिन इनके नाम आपको इसके पहले वर्ड से आप इसका नाम रखना। जैसे या है तो इसका नाम हो जाएगा यगड़, क्या हो जाएगा, यगड़। माँ तो ये क्या हो जाएगा, मगड़। फिर त तो क्या हो जाएगा, तगड़। फिर रा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रगड़। जा, जगड़। भा, भगड़। ना तो ये हमारा नगड़। और सा ये हमारा क्या हो जाएगा, सगड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप 8 ये हमारे 8 याद कर सकते हैं। जैसे यगड़, यमाता, मगर, मातारा, तगड़, ताराज, रगड़, राजाभाग, जगड़, जभान, भगड़, भानस, नगड़, नसर, सगड़, सलगा। अब इसको कैसे याद करेंगे। अब हम लोग बताया है कि जो हमारे दीर्घ स्वर हैं और जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं उनको पहचानने के लिए हम यहाँ पर 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, 2 साइन का यूज़ करते हैं। ये किसका यूज़ करते हैं और ये किसका यूज़ करते हैं, लघु और गुरु जिसको हम कहते हैं। तो इसकी क्रम को ही हम गढ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया
तो अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कौन यगड़ है, कौन तगड़ है, कौन मगड़ है, कौन यगड़ है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो देखिए जिसमें एक मात्रा है, जिसमें आ की मात्रा है उसमें ये वाला साइन यूज होगा, और जिसमें छोटा आ की मात्रा है उसमें ये वाला साइन। अब जैसे देखिए या पे छोटा आ की साइन है यानी ये वाली मात्रा होगी, और माँ पे आ की मात्रा है तो इसमें ये वाली साइन होगी, इसमें भी ये वाली तो इसमें भी ये वाली साइन होगी। फिर इसमें देखिए माँ बड़ा है तो इस पर ये वाली साइन होगी, और इस पर भी बड़ा वाला साइन है, और इस पर भी हमारा ये वाला साइन है। उसके बाद ता रा जा, इसमें भी बड़ा ये भी, इसमें भी, और ये इस पे सिंगल वाली लाइन। फिर ये रा जा भा, इस पे क्या होगा, इस पे ये वाली साइन होगी, और इसमें आ की और मतलब खड़ी वाली लाइन, और ये इस तरह से लाइन। और ये जा, तो जा वाली लाइन पे आ की है तो इस पर खड़ी लाइन रहेगी, और यहाँ पर इस तरह की लाइन, और इस पर ये वाली लाइन। उसके बाद यहाँ पर इस तरह आ। फिर इसमें देखिए ये खड़ी लाइन रहेगी, क्योंकि सब पे इसमें आ की मात्रा नहीं दी हुई है नसर में, तो इसमें खड़ी वाली लाइन 3 रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर सा ला गा, तो यहाँ पर इन दोनों पे खड़ी लाइन, और इस पे ये इस तरह से लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम देख सकते हैं, पहला यहाँ पे लघु और गुरु का क्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, निम्न शब्दों में से गढ़ बताइए। क्या बताइए? गढ़ बताइए। मतलब कि कोई शब्द दे देगा और हमसे पूछेगा कि आप इसमें कौन सा गढ़ है। जैसे पूछेगा सागर, सागर में कौन सा गढ़ है, तो सा में देखिए आ की मात्रा है तो यहाँ पर ये रहेगा दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद ये क्योंकि ह्रस्व स्वर दिख रहा है हमको तो ये खड़ी लाइन रहेगी, 2 खड़ी लाइन रहेगी, एक दीर्घ स्वर है, 2 हमारा ह्रस्व स्वर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर कहाँ पर यह दिख रहा है, इसमें से कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए भानस है, यानी कि ये कौन सा गढ़ है? भगड़। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? भगड़ होगा इसका आंसर। कौन सा गढ़ है ये? भगड़। इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गढ़ है? भगड़ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है नवल। क्या क्वेश्चन है? नवल। और ये एक शब्द दिया नवल है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताइए कौन सा गढ़ है, इसमें कौन सा गढ़ है। तो हम देख रहे हैं तीनों में ह्रस्व स्वर है तो तीनों में खड़ी लाइन होगी, 1 2 3। अब इसमें देखिए कौन सा ये तीनों में है, ये देखिए नसल में तीनों लाइन है, यानी कि ये कौन सा गढ़ होगा? ये कौन सा गढ़ होगा? हमारा नगढ़ होगा, यानी कि ये हमारा गढ़ पता चल गया हमको, ये गढ़ कौन सा है? नगढ़ है। ठीक है। उसके बाद एक और शब्द ले लिया है साधना। साधना, एक शब्द और ले लिया, साधना ले लिया। अब इसमें पता करते हैं कौन सा। देखिए ये यहाँ पे दीर्घ स्वर है तो ये यहाँ पे ये वाली मात्रा रहेगी, ह्रस्व स्वर है, ये वाली मात्रा दीर्घ स्वर है, ये वाली। तो ये देखिए इसमें कहाँ पर है ये वाला, तो ये हमारा है यहाँ पर, ये दिख रहा है राजभा में, राजभा में। तो राजभा में यानी कौन सा गढ़? रगड़। तो इस तरह से हमको अगर क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में बताइए कि इनमें से कौन से शब्द में कौन सा गढ़ है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि छंद के भेदों के बारे में हम लोग जानते हैं। छंद के भेदों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो छंद के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। छंद के 3 प्रकार होते हैं, ये इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो छंद के कौन कौन से प्रकार? सबसे पहला है हमारा छंद, क्या होते हैं हमारे कौन सा छंद? वर्णिक छंद। सबसे पहला छंद होता है हमारा वर्णिक छंद, जिसमें वर्ण, यहाँ पर जो वर्णिक छंद होते हैं इसमें वर्णों को देखा जाता है, वर्णों के कितने वर्ण हैं, यानी इसका संबंध जो होता है वर्णों से होता है। और दूसरा हमारा होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें हम लोग, इसका जो संबंध होता है मात्राओं से होता है। इसका संबंध किससे होता है? मात्राओं का, मात्राओं से होता है। और तीसरा हमारे पास होता है मुक्त छंद। क्या होता है हमारे पास? मुक्त छंद, मतलब एक ऐसा छंद जिसमें न वर्णिक छंद न मात्रिक छंद, किसी चीज का भी प्रतिबंध नहीं होता है, यानी किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसे छंद को हम मुक्त छंद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जिसकी तुलना हम वर्णों से करते हैं, जिसकी तुलना हम वर्णों से करते हैं वर्णिक छंद कहलाता है, जिसकी तुलना हम मात्रा से करते हैं वो मात्रिक छंद कहलाता है, और जिसकी में कोई प्रतिबंध नहीं होता है वो हमारा मुक्त छंद होता है। ये हमारे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद और हमारा मुक्त छंद, ये आपने समझ लिया। अब वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ये दोनों छंद को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। 3 अलग अलग प्रकार में क्या करते हैं? बांटते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला हम जिसमें बांटते हैं
वो कहलाता है सममात्रिक, यानी सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद इसमें क्या होते हैं, सममात्रिक छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं और सभी चरणों के वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और सभी चरणों के वर्ण बराबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं चौपाई। अब इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे आता है इसमें चौपाई, उसके बाद एक होता है हमारा अर्ध सममात्रिक। क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें क्या होता है कि पहला प्लस तीसरा, पहले और तीसरे चरण में विषम मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, विषम होते हैं। और दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारा सममात्रिक होता है। पहला और तीसरा विषम मात्रिक होता है, दूसरा और चौथा हमारा सममात्रिक होता है, लेकिन इसमें वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं दोहा का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं, दोहा का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा तीसरा हमारा होता है विषम मात्रिक। क्या होता है हमारा, विषम मात्रिक। अब विषम मात्रिक वो छंद होते हैं, उसमें वो छंद होते हैं जिसमें 4 या 6 चरण होते हैं, 4 या 6 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं छप्पय और कुंडलिया का। छप्पय और कुंडलिया का, अभी जिसको मैं अभी बताऊंगा मैं क्या होता है छप्पय और क्या होता है कुंडलिया, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि छप्पय और कुंडलिया में इसका एग्जाम्पल है विषम मात्रिक का। सममात्रिक में 4 चरण होते हैं जिसमें से वर्ण बराबर होते हैं, वर्ण और मात्रा बराबर होते हैं। जैसे चौपाई। सममात्रिक में पहले और तीसरे चरण में विषम मात्रिक होते हैं और दूसरे और चौथे में सममात्रिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोहा। फिर उसके बाद विषम मात्रिक में 4 या 6 होते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसे हम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के कह सकते हैं छप्पय और कुंडलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद मैंने आपको बताया कि प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 4 4, सब में क्या है, 4 4 चरण होते हैं। 4 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको चौपाई बताया था। तो चौपाई क्या होता है, तो चौपाई वो होता है जिसके 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद रोला। रोला में भी 4 चरण होते हैं और पहले चरण में 11 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है। दोनों मिला के कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। हरि गीतिका की बात करें तो उसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती हैं। उसके बाद वीर और या फिर अल्हा। आल्हा ये भी हमारा एक छंद है, ठीक है, ये भी हमारा सममात्रिक छंद में आता है। इसके 4 चरण होते हैं, जैसे कि मिलता है सममात्रिक में 4 चरण होते हैं, लेकिन वर्ण बराबर होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो आप याद रख सकते हैं, पहले में 16-16 मात्राएं होती हैं पहले चरण में, दूसरे में 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, 28 प्रत्येक चरण में, 31 प्रत्येक चरण में। इसको याद करने का आसान तरीका है कि चारों गीत वीर के गाओ, चारों गीत वीर के गाओ। 4 से हो जाएगा हमारा चौपाई, रव से हो जाएगा रोला, गीत से होगा हरि गीतिका और वीर से होगा वीर या फिर आल्हा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कौन कौन, चौपाई, रोला, हरि गीतिका, वीर, आल्हा। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर अर्ध सममात्रिक। जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ध सममात्रिक में क्या होता है कि पहला और तीसरे में क्या होते हैं, विषम होते हैं और दूसरे और चौथे में हमारे सम होते हैं, सममात्रिक होते हैं। पहले और तीसरे चरण में हमारे क्या होते हैं, विषम होते हैं, दूसरे और चौथे में सम होते हैं, लेकिन इसमें वर्णों और मात्रों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। इसमें आते हैं हमारा दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला ये क्या होते हैं, तो देखिए दोहा में 13 विषम चरण होते हैं और 11 सम होते हैं। 13 विषम होते हैं, 11 सम होते हैं, 13 विषम और 11 सम होते हैं, और इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। उसी तरह सोरठा में देखें तो 11 विषम और 13 सम होते हैं, 11 विषम और 13 सम होते हैं, 11 विषम और 13 सम होते हैं, इनमें भी 24 मात्रा होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सोरठा है ये दोहा का उल्टा है। ये क्या है, हमारा दोहा का उल्टा है, यानी जो दोहा में 13 विषम और 11 सम है उसी का उल्टा, यानी 11 विषम और 13 सम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोरठा दोहा का क्या होता है, उल्टा
होता है। उसके बाद बर्बर में 12 विषम होते हैं, 7 सम होते हैं और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। 12 विषम 7 सम, मात्राओं की संख्या 19। उसके बाद उल्लाला में 15 विषम और 13 सम होते हैं जिसमें 28 मात्रा होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। अर्धसमात्रिक जैसा कि मैंने बताया पहला और तीसरा विषम होता है और दूसरा और चौथा हमारा सम होता है, लेकिन वर्णों और मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम, जो कि हमारा विषम मात्रिक छंद है। यहाँ पर विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिसमें 4 या 6 चरण होते हैं, लेकिन इसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या अलग अलग यानी भिन्न होती है। ये होता है, इसमें 2 चीज आता है, कुंडलिया और छप्पर। कुंडलिया क्या होता है? कुंडलिया जो होता है 2 चीज से मिलकर बनता है, दोहा प्लस रोला। किससे बनता है? दोहा प्लस रोला। हम लोगों ने रोला पढ़ा था मात्रिक छंद में और दोहा हमने अर्धमात्रिक छंद में, हम अर्धसमात्रिक छंद में हम लोग ये पढ़े थे। इसमें क्या होते हैं कि 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। लेकिन ये 6 चरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कितने होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए ये हमारा विषम मात्रिक छंद की कैटेगरी में आता है। इसके बाद छप्पर जो होता है, छप्पर जो होता है 2 चीज से मिलकर बनता है। जो छप्पर है वो हमारा बनता है रोला प्लस उल्लाला। क्या? उल्लाला। रोला प्लस उल्लाला 2 चीज से मिलकर बनता है, रोला प्लस उल्लाला। इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसलिए इसे भी हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? विषम मात्रिक छंद में डालते हैं। तो आशा है कि आपने ये तीनों जो हमारे छंद के प्रकार हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 छंद के प्रकार पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा है वर्णिक छंद, फिर मात्रिक छंद, फिर मुक्त छंद। इन वर्णिक छंद और मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है, समात्रिक छंद, अर्धसमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ पर इन सभी छंद में भी ये अलग अलग टाइप हैं जिनको हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पूरे छंद को हमने कवर किया है। फिर हम अगले वीडियो में भी इसके कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम पहचानें कि ये कौन सा छंद होगा। तो हम आगे की वीडियो में भी इसको भी कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरे छंद के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।